बैम्बू स्कूल बस। विजयनगर गांव में सपन कुमार नाम का एक शिक्षा शास्त्री हुआ करता था। उसको पैसे कमाने के अलावा लोगों के लिए कुछ अच्छा करने का कभी मन नहीं करता था। उसके गांव में एक बड़ी सी स्कूल थी। लॉकडाउन के बाद स्कूल को ओपन किया तो सपन कुमार यही अवसर सोचकर स्कूल फीस बहुत बढ़ा चुका था। गांव के ज्यादातर लोग गरीब थे। वो लोग इतनी फीस देने के बाद उनके बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में नहीं थे। क्या करना है कुछ समझ नहीं पाए तो उस दिन सब लोग चौपाल के पास इकट्ठा हुए। धीरज कुमार गांव में किसी को भी परेशानी हो तो उनके साथ खड़ा रहता था। धीरज भैया, वो सपन कुमार ने स्कूल फीस बहुत ज्यादा बढ़ाया है। हमारी सारी पूंजी लगाकर भी हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। पहले ही लॉकडाउन की वजह से बच्चों का एक साल बर्बाद हो गया है। हमारे गांव में एक सपन कुमार का ही स्कूल है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम मरकर भी उसकी बढ़ाती हुई फीस भरकर उसी स्कूल में पढ़ाएंगे, ये उसे पता है। हम सब जाकर सपन से सीधा बात करेंगे। चलो। सपन के पास जाने के बाद, सपन जी, हमारे गांव में आपकी एक ही स्कूल है। आपके स्कूल के सिवा हमारे बच्चों को पढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। आप हमारी परेशानी समझकर फीस कम कीजिए। दया करके इसके बारे में सोचिए। तब सपन ने निर्दय होकर कहा, एक साल के लॉकडाउन के बाद मुझे बहुत नुकसान हुआ है। उस नुकसान की भरती करने के लिए मुझे फीस बढ़ाना ही होगा। आपकी मर्जी हो तो आपके बच्चों को हमारे स्कूल में भर्ती करवा सकते हैं, वरना चाहो तो घर पर बिठा दो। अब तक बच्चों का एक साल बर्बाद हो गया है जी। आप ऐसे बात करोगे तो कैसा चलेगा? फीस कम नहीं होगी। जाओ, जिससे शिकायत करना है करो। जाओ, निकलो। ऐसे चिल्लाया। लाचार होकर सब लौट गए। गांव के लोग, धीरज, सब चौपाल के पास इकट्ठा हुए। अब क्या करेंगे हम? हमारे बच्चे पढ़ लिख सके ऐसा कोई अवसर नहीं है। दुखी होकर कहे, अपने गांव में एक गवर्नमेंट स्कूल आ गई तो ये समस्या ही नहीं रहेगी ना। कल ही जाकर एजुकेशन ऑफिसर से मिलकर अपने गांव में एक गवर्नमेंट स्कूल बनाने की अर्जी करते हैं। बहुत अच्छी सोच है भैया, हम कल ही सब जाकर ऑफिसर से मिलते हैं। गांव वाले और धीरज ऑफिसर से मिलने गए। आप हमारे गांव में एक स्कूल बना दीजिए। प्राइवेट स्कूल की फीस भर के बच्चों को पढ़ाए उतनी हैसियत हमारी नहीं है। आप ही हमारे परेशानियों का हल निकाले और बच्चों का भविष्य को सुधारे। अभी कुछ दिन पहले ही आपके पास के गांव में स्कूल बनाया है। इतनी जल्दी फिर से बनाना हो तो मुश्किल है। आपके बच्चों को वो नई स्कूल में एडमिशन दिला दो। फीस देने की भी जरूरत नहीं है। आने वाले साल में आपके गांव में ही स्कूल बना देंगे। शुक्रिया ऑफिसर जी, बच्चों की पढ़ाई के फीस से बचाने के लिए बहुत शुक्रिया। पास के गांव तक बच्चों को कैसे भिजाएंगे भैया? हमारे गांव और उस गांव के बीच लंबा नदी जो है उस पे पुल भी नहीं है। बच्चे कैसे जाएंगे? फीस की समस्या तो दूर हो गई ना। बच्चों को उस गांव तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए मेरे पास एक उपाय है। चलो बताता हूँ। सब लोग विजयनगर के लिए निकल गए। विजयनगर पहुंचकर सब औरतें, आदमी, बच्चे, बूढ़े सब चौपाल के पास इकट्ठा हुए। तब रत्नाबाई नाम की औरत ने कहा, धीरज भैया, दूसरे गांव में बच्चों को स्कूल कैसे भेज पाएंगे? अगर स्कूल गांव में ही हो तो हम ही अपने बच्चों को स्कूल तक छोड़ते और लेकर आ जाते। आप नाव की व्यवस्था भी करोगे तब भी हमारे यूं बच्चों को इतना दूर भेजना बहुत मुश्किल होगा। आप लोग परेशान मत हो। हम सब मिलकर बच्चों के लिए बैम्बू से एक बस बनाते हैं जो रास्ते पे भी चल सकती है और पानी के ऊपर भी तैरते हुए जा सकती है। बच्चों को आपके घर आकर पिक करेगी, फिर नदी के ऊपर तैरते हुए जाकर पास के गांव तक लेकर जाएगी। आज रात ही हम सब बस को तैयार करेंगे। बहुत ही बड़ा उपाय है भैया। सबको बुलाकर काम शुरू करते हैं। उस रात को सब मिलकर बैम्बू बस तैयार किए। गांव वालों ने बच्चों को उस बस में बिठाया। बस जैसे ही चलने लगी सब खुशी से देखने लगे। वो बिना डूबे उसमें बैठे बच्चों को दूसरे गांव के स्कूल तक लेकर गई। गांव वाले सब आनंद से देखते रहे। तभी वहाँ एजुकेशन ऑफिसर भी आ गए। धीरज जी, आपकी होशियारी और लगन के लिए गवर्नमेंट ने आपको ग्राम रत्न अवार्ड देने की सोचा है और उस सपन कुमार का स्कूल लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। तब सब लोग खुश हो गए। डायमंड ट्री। कई साल पहले एक गांव में आनंद नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। आनंद और उसकी छोटी बेटी हर सुबह घर पर पेड़ पौधों को पानी दिया करते थे। आनंद की बेटी कावेरी, पापा हर
हर दिन क्यों हम यूं पेड़ को पानी देते हैं? इस धरती पर जैसे हम जीते हैं ठीक वैसे ही उनकी भी जिंदगी है। मनुष्य होने के नाते इस भूमि को हमें बचाना होगा। पेड़ पौधों को हम बचाए तो वे हमें अच्छी हवा, पानी, आहार सब दे सकते हैं। एक बार एक कॉन्ट्रैक्टर रोड बनाने के लिए पेड़ को काट रहे थे, तो आनंद वहाँ आकर कॉन्ट्रैक्टर से, श्रीमान, आप पैसों के लिए बेचारे इन पेड़ों को काट रहे हो। चाहो तो रोड को दूसरी तरफ मोड़ सकते हो ना। पेड़ को काटना गलत बात है ना जी। इसी मार्ग में डालना होगा भाई, तभी हमें लाभ मिलेगा। पूरा गांव घूमकर रोड बनाएंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? वैसे इस पेड़ का क्या तुमने बीज बोया है या पानी डाला है? इतना क्यों दर्द हो रहा है तुम्हें? हाँ सही है, ना मैंने इस पेड़ का बीज डाला है, ना ही इसे कभी पानी तक दिया है। लेकिन तुम भी तो इसका बीज नहीं बोए हो ना, पानी नहीं डाले। कई सालों से ये पेड़ यही उग रहा है। कितने सारे लोग इसके छांव में बैठे होंगे, कितने पक्षी जंतु को इसने आहार दिया होगा। अब वे सब कहीं तो होंगे, उनके लिए तुम घर थोड़ी बनाओगे, करेक्ट? तब वो कॉन्ट्रैक्टर उसे क्या जवाब दे नहीं समझ पाया। इस तरह आनंद उस कॉन्ट्रैक्टर के डील को कैंसिल करवा दिया। एक और बार आनंद एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन चलने वाली साइट पर आकर उस कॉन्ट्रैक्टर से, श्रीमान, आप यूं शांत एरिया में फैक्ट्री बनाकर अच्छे पैसे कमा लेते हैं, लेकिन आपके कारण पूरा पानी पोल्यूट हो जाता है और जो बचे कुछ रेयर बर्ड्स हैं वे भी चले जाते हैं, कहकर उस फैक्ट्री को बंद करवा दिया। एक बार आनंद की बेटी कावेरी अचानक नीचे गिर पड़ी। अस्पताल में दिखाने के बाद डॉक्टर ने आनंद से कहा, देखिए मिस्टर आनंद, जल्दी ही 2 लाख रुपए तैयार कीजिए, छोटा सा फ्रैक्चर हुआ है। आनंद इतने पैसे कैसे लाए समझ नहीं पाया और कॉन्ट्रैक्टर के पास गया। क्या भाई, तुम तो हमारा रोड कॉन्ट्रैक्ट, फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट सब बंद करवा देते हो और हम जब भी तुम मदद मांगो तुम्हारी मदद करें, हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे? जो तुम काम करते हो उसकी वजह से हमारे सारे काम हाथ से निकल गए हैं और पैसे ही नहीं बचे। सॉरी। आनंद वहाँ से चुपचाप चले गया। एक पेड़ के नीचे बैठकर आनंद दुखी हो रहा था। हे भगवान, ये क्या परीक्षा है? मैंने क्या किया? यूँ सोच रहा था कि तभी वो पेड़ अचानक, बेटा आनंद, तुम्हारी वजह से आज हम सारे पेड़ जिंदा हैं। मेरे दीदी, भाई, बहन, कईयों को तुमने बचाया है, तो तुम्हें हम यूँ दुखी देख सकते हैं क्या? आखिर किसने कहा कि डायमंड सोना कीमती चीज है? डायमंड्स तो कार्बन ही है ना। वो कार्बन कहाँ से बनता है? हमसे ही तो बनता है ना। तुम लोग जो सांस लेने वाला ऑक्सीजन, गैस, पेट्रोलियम सब हमसे ही तो आता है। तब हमें अच्छे से देखना चाहिए ना। ये लो, अब से तुम्हारे लिए जो जरूरी है वो डायमंड्स दे रही हूँ। ये लो, बस डायमंड्स फिर वो पेड़ पर उग आए। आनंद बहुत खुश होकर पेड़ को नमस्कार करने के बाद जो डायमंड चाहिए वो लेकर अपनी बेटी को बचा लिया। उन डायमंड से मिले पैसों से और कई पेड़ के बीज बोकर पेड़ को बचाए। रिमोट कंट्रोल गोल्ड माइन ट्रेन। एक बार कोल्लेर नाम का गांव में एक बड़ा सा गोल्ड माइंस का गुफा रहता था। हर रोज मजदूर लोग वहां अंदर जाके उस गुफे में सोने के लिए खोदते थे। उधर मिला हुआ एक एक सोने का टुकड़ा करोड़ों में होने के कारण बहुत सावधानी से उस सोने को ऊपर लेके आते थे। वो गोल्ड माइन का मालिक का नाम था रणदेव। रणदेव को एक सुंदर सी बेटी थी मनीषा। उसी गांव में कुमार साहू कहकर एक आवारा लड़का रहता था। वो जहाँ भी जाता है, जब भी देखो लस्सी ही पीता रहता था। चलते हुए भी लस्सी पीता था। आखिर सोते समय में भी बाजू में लस्सी रखकर सोता था, इसलिए उसको सब लोग लस्सी, ए लस्सी कहकर पुकारते थे। एक बार कुमार साहू मनीषा के पास आकर, ये लो तुम्हारे लिए स्पेशल लस्सी बनाया है कहकर उसको लस्सी दिया। क्या साहू, लस्सी देके मुझे पटा लोगे सोच रहे हो क्या? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? सोने का राजा रणदेव की बेटी हूँ। हाँ हाँ मुझे मालूम है मनीषा, तुम उनकी बेटी हो कहकर, लेकिन तुमको ही मालूम है कि मैं कौन हूँ। तुम्हारे बारे में मालूम करने को क्या है? सोते समय भी जागते समय भी लस्सी पीने के सिवा आता ही क्या है? ओफो, इसलिए है क्या तुम मुझे प्यार नहीं कर रही हो? देखो कुमार, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, पर सिर्फ उससे कुछ काम नहीं होगा। पैसा करने के लिए एक अच्छा सा नौकरी, स्थिति, ये सब जरूरी होता है।
वो सब तो मेहनत करने से आ जाएगा, लेकिन मेरे जैसे दिलदार वाला इंसान तो नहीं मिलेगा ना। हे भगवान, तुमको और कैसे समझाना है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, कल आके मेरे पिताजी के साथ बात कर लो। कहकर चली गई। उस रात को अचानक से किसी को मालूम चले बिना एक आदमी गोल्ड माइंस में घुसकर सोने को खोद रहा था। अचानक वो आदमी बहुत खास कर मर गया था। उसको तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। तब डॉक्टर उसकी जांच करके बोला, देखिए मैं आप लोगों को कब से बोल रहा हूँ कि ये सोने के माइंस से आ रहा धुआं फेफड़ों में जाकर पूरा खराब कर रहा है। अगर ऐसे ही होता रहा तो आप सब लोग भी मर जाएंगे। बाद में पुलिस उस गोल्ड माइन के पास आकर उनको सीज कर दिया। तब ऐसे आया और राणदेव को बोला, देखिए कल की हादसे की वजह से एक जान चला गया है। अगर ऐसे ही होता रहा सब लोग भी मर जाएंगे, ऐसे डॉक्टर ने कहा। इसलिए जल्दी से एक उपाय लेकर आइए, तब तक हम इसको सीज कर रहे हैं। कहकर वहाँ से चला गया। तब रामदेव घर जाके सोचने लगा। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तभी कुमार साहू लस्सी पीते हुए उधर आया। कुमार साहू उनको लस्सी देते हुए, अंकल ये लीजिए, आपके लिए लस्सी लेकर आया हूँ, क्या कर दिया। तब रामदेव उसकी मुंह को देखकर, कौन हो तुम, जू से भागा हुआ गोरिल्ला जैसे दिख रहे हो, और हाथ में लस्सी भी देखो कितना घटिया है। ये क्या कह रहे हो अंकल, ये लस्सी पीजिए, टेंशन पूरा चला जाएगा। इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और बहुत कुछ रहता है। अरे बाबू तुम कौन हो पहले बोलो। ये क्या अंकल, मनीषा ने आपको नहीं बताया क्या? मैं और मनीषा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अरे चबा हुआ च्युइंगम जैसा मुंह है तेरा, चल निकल इधर से। यहाँ मेरा गोल्ड माइन बंद हो गया कहकर एक तरफ मैं टेंशन में हूँ और तुम क्या एक तरफ से मेरा लड़की का हाथ मांग रहे हो। मजाक लग रहा है क्या तुमको? मजाक नहीं अंकल, सच में मनीषा मुझे बहुत पसंद है। ठीक है फिर आप ही बताइए कि मनीषा को मुझे देकर शादी करने के लिए मुझे क्या करना होगा? ऐसा है क्या, मेरा बंद हुआ गोल्ड माइन को फिर से खुलवाना होगा और एक आदमी को भी अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन डंडा चलना चाहिए, ऐसा कर सकते हो क्या? बस इतनी सी बात, ये लीजिए, ये लस्सी पीजिए और चिल हो जाइए, कहकर उधर से चला गया। अगले दिन कुमार साहू एक रिमोट कंट्रोल ट्रेन को तैयार करके उस गोल्ड माइन के अंदर भेजा। और एक रिमोट कंट्रोल जेसीबी के मदद से उधर पड़ा हुआ सोना को उस ट्रेन में डाला और उनको सुरक्षित बाहर निकाला। अरे वाह कुमार साहू वाह, देखने के लिए तो तुम एड़े दिखते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर तो बात है। डू नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर कहते हैं ना, जैसे तुम्हारे अंदर बहुत बात है। आ जाओ, तुम्हारे जैसों के लिए ही मैं ढूंढ रहा हूँ, कहकर उनकी बेटी मनीषा को देकर शादी किया।